नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि राजनीति जो बंदी होते हैं उसको मतलब कि बायोमेट्रिक नमूने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें क्यों आया, देखिए अभी सरकार के द्वारा हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, ये पहले पेश किया गया लोकसभा में ये पास हो गया। ये अब गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए जो अमित शाह जी है, इन्होंने बोला कि राजनीति जो बंदियाँ होती, जैसे मान लीजिए कोई राजनीति पार्टी के लिए विरोध कर रहा है, ठीक है, अब वो प्रदर्शन के दौरान जो उसको बंद करके रखा जाता है तो वो उसको राजनीति बंदी बताया जाता है। उस जो राजनीति बंदी होते हैं उसको बायोमेट्रिक नमूने नहीं लिए जाएंगे, ये सरकार के द्वारा बताया गया था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो अधिनियम है उसके बारे में। ये जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक है, ठीक है, इसके द्वारा यह है कि इसमें ना अपराधियों को, ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि अपराधियों के खिलाफ पुख्ता एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाकर उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात की गई थी। इसको लेके हमने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे अभी भी 39% के आसपास ही जो है वो अपराधी को सज़ा मिल पाता है। इन अपराधियों को ज़्यादा सज़ा मिलने के लिए इस तरह के कानून को लाया जाता है। यह जो कानून है वो बंदी पहचान अधिनियम 1920 को रिप्लेस करेगा, मतलब उसके जगह पे ये नया जो नियम है उसको लागू किया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आएगा एडिटोरियल, अभी एडिटोरियल इसका आया नहीं है, राइट। इस कानून का मकसद क्या है ये एक बार आप लोग ध्यान करके रखेंगे। इस कानून का मकसद है कि अपराधियों को सज़ा दिलाने का दर को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अपराधी है उसकी सज़ा को बहुत कम रखा गया है। उसके बाद है पुलिस और फोरेंसिक जो दल होता है उनकी संख्या को वृद्धि करना, उनकी क्षमता, ठीक है, क्षमता को विकसित करना। पुलिस और जांच जो दल अधिकारी होते हैं सदस्यों को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना, मतलब कि उनके पास पूरी तरह से टेक्नोलॉजी होना चाहिए, पूरी तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए कि जो अपराधी जिस तरह से काम करते हैं ना उससे वो ज़्यादा सोच पाए। अभी के डेट में क्या होता है, अपराधी पुलिस जितना सोचता है ना उससे ज़्यादा अपराधी सोच लेता है। हमारे यहाँ पे एक कथन है ना, कानून बनने से पहले कानून को तोड़ने का तरीका लोग जान जाते हैं कि इस कानून को कैसा तोड़ा जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पुलिस उनसे आगे रह पाए। उसके बाद है हिरासत से यातना, यानी कि, ठीक है, 3rd डिग्री जो उपाय होते हैं उपायों के प्रयोग को रोकना। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बनाया गया पर्सन ए को अपराधी बनाया गया, ठीक है, इसको पकड़ा गया किसी के जुर्म में, संदेह में, इसको इतना मारा पीटा जाता है कि उसको फोर्सफुली किया जाता है पुलिस के द्वारा कि तुम अपराध कबूल करो, ठीक है। ये देखिए, ये जो मामला है ना, ये जो विधि है ये बहुत पुराना हो चुका है। इसके तहत 100% अपराध नहीं होता है, 100% जो है वो अपराधी कबूल नहीं करते। देखो क्या होता है कि कितने जन क्या करते हैं ना, मार के डर से सारी चीज़ें कबूल कर लेता है, ठीक है। वो सोचता है अरे यार इससे अच्छा है कि 1-2 साल रखेगा ही ना, इतना तो मारपीट नहीं होगा। कितने को मार के उनकी जान चली जाती है, कितने की बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर उसको बाद में पता चला कि इसको छोड़ दिया जाए, ये अपराधी नहीं था, लेकिन इसकी इतनी मारपीट की जाती है ना कि आगे समय ये अपना स्वच्छ से मतलब कि वो स्वस्थ नहीं रह पाता। तो इन सारे चीज़ों से इसको रोकने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, अन्य योजना के अंतर्गत जो गरीबी थे, ठीक है, बहुत सारे गरीब होने से बचे हैं भारत के अंदर। एक्चुअली क्या बताया जाता है कि कोविड का टाइम था, ठीक है, कोरोना का टाइम, उस समय बहुत सारे लोगों को जॉब चला गया था, बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं था। इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चालू किया गया था। इस अन्न योजना के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर से हम अपने आर्टिकल की ओर आ जाएंगे। ये अन्न योजना कोविड के समय में चालू किया गया था। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इसको हिस्सा माना जाता था, राइट। इसकी जो नोडल ऑफिसर था कौन सा है, नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, राइट। इस योजना को पीडीएस सिस्टम के माध्यम से बांटा जाता है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपको जो राशन मिलता है ना, राशन का जो दुकान होता है, ठीक है, जहाँ से हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल और गेहूं का बंटवारा होता है। इसके तहत ये था कि एक परिवार को गेहूं या अनाज, ठीक है,
खासतौर पे इसमें चावल ही दिया जाता है, गेहूं और अनाज मुफ्त मिलता है 5 केजी, राइट। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको दिया जाता है, राइट। ये था हमारा बेसिक इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट जानते हैं। कंटेक्स्ट इसमें और चीज़ें ये बताया जाता है कि IMF ने बताया है कि सरकार ने इस तरह की योजना ला के भारत में बहुत सारी गरीबी को रोकने से रोका है। इन्होंने बताया कि पहले जो गरीबी की आंकड़ा था 0.8, उससे 2 सालों में कोई गरीबी की आंकड़ा बढ़ी नहीं, ठीक है। और ये जो बढ़ी नहीं, इसका एक ही कहना है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही है। अब इस योजना को अभी भी बढ़ा के सितंबर तक कर दिया गया है, राइट। तो ये आर्टिकल था। और इसमें एक चीज़ बताया जाता है, क्या होता है पैमाना। पैमाना ये होता है कि अत्यंत जो गरीबी होता है, का मतलब होता है कि जिनका परचेजिंग पावर जो होता है ना, ठीक है, क्रय शक्ति तय करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा उसको रखा जाए कि $1.9 हो, जैसे कि 150 रुपये कीमत इसके आसपास रहता है ये ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। इस पेज के अंतर्गत है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा क्या है, फर्मा जो वीज़ा है वो भी संभव हो सकता है। देखिए, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लाया गया है। क्या है इस मुक्त व्यापार समझौता के तहत मुक्त व्यापार समझौता के साथ योग, सेफ और वर्किंग जो वीज़ा है उसकी इजाज़त मिली है। इसके साथ साथ भारतीय जो फर्मा होती है, जैसे मतलब खेती बाड़ी का जो सेक्टर है, उसके लिए भी जो वीज़ा देने का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया में खोलने की बात की जा रही है कि इनको भी खोला जाएगा। इससे क्या होगा, यदि मुक्त व्यापार हमारे यहाँ पे होता है दोनों देशों के बीच में तो कयास लगाया जाता है कि 2030 तक अनुमान लगाया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में $100 अरब की क्या हो सकता है, व्यापार हो सकता है। जब ये व्यापार होगा से इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में रिश्ता सही होगा और हमारा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में हमारा सहयोग के रूप में काम करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का भी समूह सदस्य देश है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए वर्किंग वीज़ा खोला जाएगा तो भारत के बहुत सारे लोगों को क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए जाने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद है क्या होता है ड्यूअल डिग्री। ड्यूअल डिग्री क्या होता है, मैं सीधा सीधा समझ आता हूँ। मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन जो है, ठीक है, आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 सालों का, ठीक है, तो 4 साल का ग्रेजुएशन में आप 2 साल चाहे तो ऑस्ट्रेलिया में रह के कर सकते हैं और 2 साल चाहे तो आप भारत में रह के कर सकते हैं, इंडिया में। इसके लिए इंडिया के जो यूनिवर्सिटी से है उनके साथ विश्वविद्यालय के साथ दोनों विश्वविद्यालय का सहयोग होगा, आपसी समर्थन से इस चीज़ों को बनाया जाएगा। तो ड्यूअल डिग्री यही होता है कि 4 साल का डिग्री है, यदि 3 साल का ग्रेजुएशन है तो मान लीजिए 1.5 साल ऑस्ट्रेलिया, 1.5 साल भारत। तो इस तरह से पढ़ाई किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि कल राज्यसभा में एस जयशंकर जी जो है, इन्होंने बताया कि शक्ति मतलब भारत ने शांति और अहिंसा को खत्म करने के लिए साथ है। अभी बूचा में जो हुआ था हत्याकांड, ठीक है, उन्होंने भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया, ऑस्ट्रेलिया की अपनी नीति बताई, भारत की नीति, कि भारत की जो नीति है उसके तहत ये क्लियर है कि हम जो है वो सीधा सीधा एक ही चीज़ रखते हैं कि हम शांति चाहते हैं और हम किसी भी गुट में नहीं है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। कल के डेट में इन्होंने बताया कि हम जो अपने करते हैं वो पहले नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। आपने देखा होगा कि रूस के साथ हम तेल लेने की जो बात चल रही थी उसमें हमें USA ने मना किया था, लेकिन हमने बोला नहीं, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। यदि हमें सस्ते दरों पे यदि हमें तेल मिलेगा तो हम हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान होगी, इसकी सामान सस्ती होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई कम होगा। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, राइट। तो ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत है कि रक्षा सेवा में स्वदेशीकरण आज के लिए आवश्यकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, पूरा विश्व एक दूसरे के इस तरह से है। तो इस दौर में यदि हम अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को खुद यदि बनाते हैं, हम स्वदेशीकृत करते हैं रक्षा क्षेत्र में, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम आगे टेक कर पाए, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान USA ने क्या किया था, भारत को अपनी रक्षा को, सेना को सैटेलाइट देने से मना कर दिया था।
तो हमें बहुत सारे दिक्कतें की सामना करना पड़ा था। यदि मान लीजिए कि वो सैटेलाइट यदि हमारा खुद होता तो आज कुछ परिदृश्य और होता। ऐसे तो कारगिल हमने जीता, लेकिन उसके साथ साथ और ज़्यादा हम कई तरह से ऊपर आगे जा सकते थे। तो इसीलिए स्वदेशीकरण करना हमारे लिए, खासकर रक्षा क्षेत्रों में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे देश के लिए उतना ही हम पीछे रहेंगे, राइट। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि 2023 तक भारत का जो विकास दर है वो 7.5 के वृद्धि तक पहुंच जाएगा। ये किसका कहना है? ये कहना है एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि 2022-23 में इनका विकास दर जो है वो 7.7% हो जाएगा, राइट। इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है एशियाई विकास बैंक, ठीक है। अब देखिए एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक जो है वो एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना जो होता है वो 19 दिसंबर 1986 में होता है 66 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिनलैंड में, सॉरी फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदस्य है वो 68 सदस्य है, उसमें से 49 सदस्य जो है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, प्रशांत क्षेत्र के सदस्य। उसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा जो शेयर धारक है वो जापान है, ये याद करके रखेंगे। इनका सबसे ज़्यादा जो शेयर धारक है वो जापान हो जाता है। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र है, इसका उद्देश्य है कि मतलब कि एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद है विकासशील देशों की परियोजनाओं में को समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग को आर्थिक और विकास की दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद है कि ADB जो राजनीति है 2030, ठीक है, 2030 है, उसके तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, राइट। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखते हैं। हमने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज में नहीं है, एक एडिटोरियल है, ठीक है। इसमें हम 2 एडिटोरियल आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और एक एडिटोरियल कल का एक हिंदू का एडिटोरियल है, उसको हम डिस्कस करेंगे एक, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब जो है श्रीलंका के संकट के बीच में छिपा जो सबक है, मतलब कि राइटर जो इसमें बात कर रहे हैं श्रीलंका के मामले के लिए बात कर रहे हैं। देखिए इसके आर्टिकल को हमने पहले भी इस कंटेक्स्ट को जाना था। कंटेक्स्ट ये है कि श्रीलंका में अभी क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच गई है, ठीक है। सरकार के पास क्या है, सभी जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे चुकी है, यहाँ पे आपातकाल लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इनका कंटेक्स्ट होता है। राइटर शुरुआत करते हैं, वो बताते हैं किसी भी देश में अगर आप पेट्रोल पंप पे आप यदि सेना को देखेंगे, यदि पेपर के कारण परीक्षा को रद्द होते देखेंगे, पेपर की किल्लत के कारण एग्ज़ाम को रद्द होते देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का हालात कैसा हो सकता है। वही बात की जाती है वर्तमान समय में जो परिस्थिति है श्रीलंका का, उसकी आर्थिक संकट की बात की जाती है। अभी के समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामूहिक यहाँ पे इस्तीफा हो गया। उसके बाद इस्तीफे के बाद नया एक वित्त मंत्री बना, लेकिन वो भी वित्त मंत्री 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया, राइट। स्थिति से सुधारने के लिए, ठीक है, स्थिति को नियंत्रण को निकालने के लिए आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। पहले ये लगाया गया था कि इस स्थिति को निकालने के लिए हम आपातकाल लगाते हैं जिससे कि हम इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ वहाँ पे आपातकाल के दौरान, क्या हुआ कि चीज़ें वही चीज़ें समय रही, तो फिर बाद में जाके सरकार इस आपातकाल को भी ख़त्म कर लिया। देखिए वहाँ पे जो दिक्कत है वो भुगतान संतुलन का दिक्कत है, भुगतान संतुलन। अब राइटर बताते हैं कि भुगतान संतुलन का कारण क्या हो सकता है। देखिए पहले चीज़ें थोड़ा सा राइटर इंपॉर्टेंट बताते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ऐसा देश नहीं है कि आज ही हो गया है ये चीज़ें, ठीक है। श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है। श्रीलंका पहले आप राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विकास सूचकांक में श्रीलंका का प्रदर्शन अच्छा था, ठीक है। एकाएक क्या हुआ कि श्रीलंका इस तरह से कंगाल हो गया। अब राइटर क्वेश्चन उठाते ऐसा क्या हुआ कि इसका ऐसे हाल हो गई। तो पहला जो बताया जाता है राइटर के द्वारा वो बताया जाता है कोविड-19 के तहत ये हुआ था कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 12.5% जो योगदान है वो पर्यटन का योगदान है। अब ये पर्यटन का योगदान है और एक उसके कारण बंद हो जाता है
कोविड के कारण पर्यटन बंद हो जाता है, आवाजाही बंद हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ की सारी कनेक्टिविटी दूर होके अब 12% जिस पे था, तो समझिए ये एक योगदान है। यदि इसके साथ कितने भी लोग जो होंगे वो बेरोजगार होंगे, ठीक है। पर्यटन जो होता है ना वो रोजगार बहुत ज़्यादा देता है, तो कितने जो व्यक्ति है वो बेरोजगार हो गए होंगे। जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उनके साथ साथ दूसरे भी जगह इफेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति का बेरोजगार हो गया, वो क्या करेगा, अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, तो बच्चे को स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा तो इससे क्या होगी कि स्कूल की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो स्कूल की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा तो टीचर वहाँ पे कम किया जाएगा स्कूल का। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ है, यदि अर्थव्यवस्था में साइकिल में एक यदि दिक्कतें आती है तो सारा चीज़ें वहाँ पे दिक्कत की जाती है। एक यदि अर्थव्यवस्था में एक मतलब एक चेन है, ठीक है, इसमें से मैं इसको यदि हटा दूँ तो ये पूरा ही अर्थव्यवस्था ढीली पड़ जाएगी, राइट। चलिए उसके बाद राइटर दूसरा जो बताते हैं, पहला तो ये कारण बताते हैं, दूसरा कारण बताते हैं सरकार की जिम्मेवारी। सरकार इसके लिए खुद जिम्मेवार है। कैसे खुद जिम्मेवार है? सरकार ने अभी हाल ही में एक उनकी अतिक्रमिक जो नीति अपनाई थी, जिसके तहत एक प्रदर्शन हुआ था, वास्तविक रूप से उस तरह से उनका आर्थिक प्रदर्शन हो नहीं पाया था। तीसरा जो कारण बताया जाता है वो कारण बताया जाता है इनके द्वारा रासायनिक खेती के लिए जो सरकार ने एक फतवा जारी कर दिया था। फतवा मतलब बोल सकते हो कि तुर्की फरमान जारी कर दिया गया था कि आप जो है वो रासायनिक खेती नहीं कर सकते, जैविक खेती कर सकते हैं। आप जैविक खेती करेंगे तो आपके उत्पादन क्या होगा? कम होगा, उत्पादन कम होगा, लेकिन आपकी मांग तो बनी हुई है। आप क्या अल्टरनेटिव रूप से कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढे? क्या नहीं ढूंढे? तो नहीं ढूंढे तो इस समय तो वही चीज़ें होगी ना। तो इससे क्या हो गई होगी कि ये चीज़ें हो गया, लेकिन अभी तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, लेकिन हटाते हटाते बहुत लेट हो चुका था श्रीलंका में, जो ये स्थिति का श्रीलंका सामना कर रहा है। इन सारे चीज़ों से वहाँ विश्व की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो श्रीलंका के साख पे सवाल उठाना चालू कर दी। आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यदि आपकी साख पे सवाल उठाना चालू कर दे तो आपके यहाँ पे निवेश नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ठीक है। जब आपके यहाँ पे निवेश नहीं आएगी तो अर्थव्यवस्था में ऐसे ही आपकी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। उसके बाद बात किया जाता है कि श्रीलंका भारत से मदद के लिए गुहार लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ था कि पहले श्रीलंका बहुत ज़्यादा चाइना के साथ गठबंधन करके रखा था, उनके साथ कड़ी ऐसा ऋण ले लिया है जो बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन हार्ड है। उनका जो कोलंबो एयरपोर्ट है, कोलंबो का जो बंदरगाह है वो 99 सालों के लिए लीज पे देना पड़ा श्रीलंका को, राइट। अभी भारत के साथ इन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। भारत भी ऐसा नहीं कि इनको वैसा चीज़ें नहीं दिया है, इनको मदद दिया गया है भारत के द्वारा। अभी 6,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में हो सकता है तो 7,500 जो करोड़ रुपया जो कर्ज है और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा दिया जाए। देखिए अब राइटर एक चीज़ बात करती है कि भारत को भी यहाँ पे श्रीलंका में प्रत्यक्ष रूप से जाके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन पीछे से एक पड़ोसी होने के नाते, एक बिम्स्टेक का सदस्य होने के नाते, और हमारा जो एक पॉलिसी है पड़ोसी फर्स्ट की जो नीति है उसके माध्यम से हम इनको अपनी मैत्रित्व को मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही सरकार बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं जाए। प्रत्यक्ष रूप से हम जाएंगे तो हमने पहले भी देख चुके हैं, जो उनके जगह पे गृह युद्ध हुआ था उस समय हमने अपना सेना को भेज की गलती कर चुके हैं। तो भारत सेना को नहीं भेजेगा यहाँ पे, पाकिस्तान उन्होंने मंशा जाहिर नहीं किया। उसके बाद इसमें एक चीज़ें शामिल हो सकता है कि ऐसा होता है तो देखिए भारत ये रहा और ये रहा श्रीलंका, तो यहाँ से शरणार्थी यहाँ पे आने का कयास लगाया जाता है। तो इसीलिए भारत को सतर्कता अभी भी जताना पड़ेगा कि शरणार्थी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आए, और हम जहाँ तक हो सके श्रीलंका को इस स्थिति में उनको लाभ पहुँचाए, जिससे कि आने वाले समय में क्या हो कि हमारा रिलेशन भी सही हो पाए। और ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव या चाइना को टैकल करने के लिए ये एक हमारे लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। यदि इस तरह से हम साथ देते हैं अभी, तो आने वाले में समय में क्या होगा कि हमारा जितना भी पड़ोसी कंट्री है उसका भारत के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। जब भारत के ऊपर विश्वास बढ़ेगा तो उनके रिश्ते, जैसे आप देख सकते हो नेपाल का रिश्ता भारत के साथ सही हो रहा है, ठीक है। म्यांमार भी भारत के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कम होगी और इनकी जो चीन की डिपेंडेंसी है उसको भी कम किया जा सकता है, राइट। तो ये राइटर बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं, पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से इसको लिंक कर सकते हैं। कंटेस्ट ये है कि हाल ही में नितिन गडकरी जो है वो संसद गए, हाइड्रोजन वाली जो कार होती है उस कार में, ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार में उन्होंने संसद भवन पहुँचे। तो संसद भवन पहुँच के उन्होंने एक चीज़ें दुनिया को पेश किया कि हमारे जो अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में हाइड्रोजन भी एक विकल्प बन सकता है ईंधन का, ठीक है। अब राइटर बात करते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में ये हो सकता है कि हाइड्रोजन कारों की भविष्य में समझने से पहले हम हाइड्रोजन ऊर्जा और उनके विज्ञान के बारे में समझते हैं। देखिए, अब राइटर इसमें बात करते हैं कि हाइड्रोजन कार के बारे में हम समझने से पहले हम ये चीज़ें बात करेंगे कि हाइड्रोजन आते कैसे है, हाइड्रोजन बनता कैसे। तो देखिए, धूसल और नीले जो हाइड्रोजन होते हैं वो जीवाश्म ईंधन जैसे प्रकृति गैस और कच्चे तेल से तैयार होते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया के दौरान कार्बन भी उत्सर्जन होता है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन तैयार करने के लिए हम अक्षय ऊर्जा का संसाधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए, ठीक है, पानी को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए पानी और हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, दोनों को पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए पानी क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं, पानी को अलग करते हैं, ठीक है। पानी को अलग किया जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है, दुनिया में फ्यूल सेल बनाया जाता है, फ्यूल सेल विकसित कर रहा है, ठीक है। और फ्यूल सेल से क्या होता है, हाइड्रोजन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते उसमें बिजली का पैदावार हो सके। मौजूदा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को वो खींचती है, ठीक है, खींचकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार किया जाता है, राइट। तो ये बिजली जो तैयार किया जाता है वो ऑक्सीजन को खींच के हाइड्रोजन से उसको मिल के ये बिजली प्रक्रिया तैयार करते हैं। हाइड्रोजन एक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है, ठीक है, राइट। इससे क्या होगा कि भारत ने जीरो कार्बन एमिशन जो हमारा है, जीरो कार्बन उत्सर्जन के जो लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। भारत ने 2050 या 70 इतने तक टारगेट रखा है कि हम जीरो कार्बन एमिशन ये होता है कि हमने जितना खपत किया उतना ही ज़्यादा हमने उगाया, मतलब कि जितना आपने खर्चा किया उतना ही आपने उसको उगाया भी, राइट। तो ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद है ग्रीन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका सबसे अधिक जो इस्तेमाल होता है वो परिवहन क्षेत्र में किया जा सकता है, ठीक है, परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जिसमें आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन के चलते लोकप्रियता ये सुरक्षा मानकों का होता है कि इससे रिफिलिंग, ये लोकप्रियता और ज़्यादा होगी कि देखिए अब इसके लिए रिफिलिंग के लिए जो स्टेशन है उसको बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। अब ये बनाने की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको क्या है, इस पर निर्भरता, जैसे पेट्रोल पंप हमारा है, आप कहीं पेट्रोल डलवाने जाते हैं, पेट्रोल डलवाइए और आपकी चालू हो जाती है, उसी तरह से करने की ज़रूरत है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस को तैयार करके 350 रुपया भी हमारे पास क्या होता है, इसका 1 किलो का कीमत आता है। लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि इसको 2030 तक 160 रुपये कर दिया जाए, ठीक है। यदि अभी हमारे पास क्या चुनौती है, इसकी लागत ज़्यादा है, तो लागत को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक जो द एजेंसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बताती है, टेरी, ठीक है, टेरी का अनुमान है कि 2050 तक हाइड्रोजन का जो खपत है वो उसकी जो वृद्धि है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो भारत के द्वारा इसमें जो योगदान दिया जा रहा है वो PLI स्कीम के तहत बताया जा रहा है। PLI स्कीम वो होता है जो उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन होता है, मतलब कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, इसमें सब्सिडी दिया जाता है कि जिससे कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाए। आने वाले समय में क्या होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने वाले इकाई कच्चे माल के रूप में नवीकरणित ऊर्जा कहीं से भी ले सकते हैं। केंद्र सरकार, अब सरकार क्या काम कर रही है इसके लिए, अभी तक हमने इसको देखा, अब देख रहे हैं कि सरकार की क्या कदम है। सरकार चाह रही है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाली जो इकाई है, ठीक है, जो भी कंपनी है, उनको अपना कच्चा जो माल है उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहीं से भी ले सकती है। ये बाधित नहीं रहेगा कि आप यहाँ से नहीं ले सकते, आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। हरित ओमिनिया को निर्यात के लिए बंदरगाह के पास आप का
क्या बना सकते हैं, बंकर बना सकते हैं, ठीक है। और बंकर बना के इसमें 25 सालों के लिए छूट से मतलब छूट ख़त्म कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय जो प्रवेशन शुल्क होता है उसको क्या किया गया है, छूट कर दिया गया, मतलब फ्री आप ले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, तब तो दूसरी जो कंपनी है या बिजनेसमैन है वो इसमें आएंगे। हाइड्रोजन से क्या होगा कि रोजगार की अनगिनत अवसर बढ़ेगी। अब मान लीजिए ये मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा, अब जो रिफिलिंग वाला स्टेशन बनेगा उसके लिए होगा, उसके सारे चीज़ें ही हमारे लिए रोजगार का पैदावार करता है, राइट। उसके बाद इसमें क्या जाता है कि विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास स्किल वर्कर की कमी है, ठीक है। तो कौशल की कमी है, कौशल काम करने वाले की चुनौतियाँ। उसके बाद विशेषज्ञता, मतलब इस भारत के पास ये हाइड्रोजन फ्यूल को लेके हाइड्रोजन क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है, तो विशेषज्ञता को लेके थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद है इसकी परिवहन और भंडारण महंगा पड़ सकता है, इससे यातायात करना है ना वो थोड़ा सा महंगा है, और भंडारण मतलब जमा करके रखना वो भी महंगा, इसका मेंटेनेंस पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। इसकी रिफिलिंग करने में जो समय लगता है उस समय 30 से लेकर 35% हाइड्रोजन का नुकसान होता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। जो रिफिलिंग किया जाता है, ठीक है, रिफिलिंग के दौरान इसमें जो 35% 30 से 35% जो है वो वेस्ट हो जाता है, इस वेस्ट को रोकने की चुनौती है। उसके बाद है ऊर्जा का कितना नष्ट होता है, 13 से लेके 25% तक ऊर्जा का भी नष्ट होता है, तो ये भी हमारे यहाँ पे चुनौतियाँ हैं। उसके बाद ये एक राइटर बताते हैं कि ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसके इस्तेमाल में सुरक्षा मानकों को अधिक प्रभावित बनाने की ज़रूरत है। सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को एक चीज़ें करना चाहिए कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्वतंत्र ग्रिड बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए एक स्वतंत्र ग्रिड बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम आगे से बढ़ाया जाए। सरकार की योजना आगे चलकर रसोई गैस में भी हरित जो रसोई गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए, ठीक है, हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए गैस पाइपलाइन योजना चालू किया जाएगा। और बात की जाती है कि 34-35 तक 75% जो उर्वरक के उद्योग है, ठीक है, में भी पर्यावरण अनुकूल हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं। अब देखिए सरकार के द्वारा जो विकसित करने की बात की जाती है कि विकसित कर हमें वैश्विक जलवायु के जो परिवर्तन है उसको रोकने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। हम 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की हमारे पास क्षमता है। यदि हम इस क्षमता को डेवलप करते हैं तो जीवाश्म जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के जो विकल्प है उस पर हमें क्या होगा, अल्टरनेटिव रूप से हमें कम मिलेगा। अब देखिए यदि हम हाइड्रोजन को कर पाते हैं तो हम जो जीवाश्म में कच्चे तेल मंगाते हैं उसकी हमारे क्या है निर्भरता कम होगा। अब ये जो यहाँ से जो हम लाते हैं उसकी निर्भरता कम होगा, वो हम अपने देश में दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो ये विकल्प हमें कम होगा, राइट। इससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण भी नुकसान का कम होगा, ठीक है, पर्यावरण पे कम होगा तो आप लोगों की मतलब कि पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है, राइट। उसके बाद बात की जाती है कि जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा वो हाइड्रोजन के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, एक भूमिका निभा सकती है। अब भारत को ऊर्जा क्षेत्र में क्या बनने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर, ठीक है, को लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है इस माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया डिटेल में, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि 64% जो पाकिस्तानी और विश्वास प्रस्ताव के मत में नहीं है। देखिए एक्चुअली इमरान खान ये लगा रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा ही हमारे यहाँ पे जो अभी हमारा वो इनको प्रधानमंत्री से हटाने की, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात की जा रही है वो एक्चुअली किसके द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा ही किया जा रहा है, मतलब यूएसए के द्वारा। तो ये यही चीज़ बात की करते हैं। आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। हाँ, एक फ्रेंड बता रहे थे कि इस डिस्कशन को ना 8 बजे तक लाने की बात किया जा रहा था कि आप सुबह 8 बजे लाइए। देखिए हमारे तरफ से कल से 100% कोशिश रहेगा कि मैं 7 से 8 बजे तक इसको पोस्ट कर दूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यदि आप उठे तो आपको न्यूज़पेपर मिल जाए। तो मैं कोशिश 100% कर रहा हूँ कि 7 से 8 बजे तक कर दे। आपके तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश होना चाहिए कि यदि आप वीडियो पे हैं कंटिन्यू करें तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन होगा और इस डिस्कशन को हम और उच्च कोटि तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो इस पेज में इस और आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम आज हिंदू के अंतर्गत एक आर्टिकल लिए थे जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है।
अब देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया गया। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि भारत पहली बार, ठीक है, अंटार्कटिक जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करने किया हुआ हमें 40 साल हो गया, लेकिन 40 सालों तक अभी तक हमने क्या किया है, इसको लेके कोई संधि हमारा कोई नियम नहीं था। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, अब ये क्षेत्र में कोई गतिविधि होती है, राइट, और भारत के लिए यदि भारतीय नागरिक कोई है इसके दौरान, तो क्या इसके लेके भारत में कोई कानून है कि उसको हम दंडित कर सकते हैं? इसका आंसर होता है नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई कानून ही नहीं है। बिना कानून का तो आप किसी को दंडित कर नहीं सकते। तो यही हमारी आवश्यकता थी कि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अंटार्कटिक क्षेत्र में वहाँ पे अब चीज़ें डेवलप हो रहा है, ठीक है, पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें हो रहा है, तो इसके लिए हमें आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है अनुसंधान स्टेशन जाने की गतिविधियां होना चाहिए। विनियमन की निगरानी के लिए भारतीय अंटार्कटिक विधेयक अधिनियम को पेश किया गया है। इस विधेयक की कुछ हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, क्या क्या बिंदु हो सकता है। बिंदु है कि यात्रा और गतिविधियों के दौरान यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके संभव जो विवाद है उस विवाद को विनिमय और परिकल्पना की जाए। मतलब हमने आपको क्या बताया, कोई अंटार्कटिक जाता है, वहाँ पे कोई विवाद होता है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो अंटार्कटिक क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उससे संबंधित सरकार चाहे तो ये इसके माध्यम से उस विवाद को सुलझा सकती है और इसके लेके कठोर ठोस कानून उठा सकती है। प्रयोजन मतलब कौन कौन होगा, कौन कौन किसको किसको इसमें दंड दिया सकता है। देखिए भारत के नागरिक को दिया सकते हैं, ठीक है, इस विधेयक के तहत कोई भी भारत के नागरिक होगा उसको दिया जा सकता है, विदेशी नागरिक को दिया जा सकता है, निगम को दिया सकता है, फॉर्म को दिया सकता है, भारत में काम कर रहे संयुक्त उद्यमों को दिया जा सकता है। अब आप बात करेंगे कोई व्यक्ति यदि यूएसए में रहता है तो हम उसको भी देंगे क्या? नहीं देंगे। उसको किसको देंगे? जो मान लीजिए कि भारत की टीम है या भारत की जहाज़ है और उसमें कोई यदि विदेशी नागरिक है, राइट, और वो यदि इस दल के साथ है तो उसको हम दंड दे सकते हैं, उसको हम इसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जहाज विमान पे लागू होगा जो या तो भारतीय है या फिर भारतीय अभियान का हिस्सा है, ठीक है, जो भारतीय है या भारतीय जो हमारा जो अभियान चल रहा है उस अभियान का हिस्सा है, राइट, समझ गए। उसके बाद है इस विधेयक को उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। इस विधेयक के तहत एक परमिट लेना पड़ेगा आपको, बिना परमिट या अथवा प्रोटोकॉल से संबंधित रखा जाएगा। आपको कोई भी पार्टी रहेगा उसको लिखित अनुमति के बिना अंटार्कटिक में किसी भी क्षेत्र में भारतीय अभियान या फिर अंटार्कटिक के कुछ भाग को क्रियान्वयन या प्रतिबंध करता है, ठीक है, प्रतिबंधित करता है, आपको बिना परमिट का आप नहीं जा सकते। उसके बाद सरकार के द्वारा इसके लिए निरीक्षण दल बनाया जाएगा, ठीक है, एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा जो दल इसके लिए देख रेख करेगी कि किसको भेजना चाहिए किसको नहीं भेजना चाहिए परमिट को लेके। उसके बाद यहाँ पे फंड एक बनाया जाएगा, अंटार्कटिक फंड भी बात की गई है बनाने की। ये कोष में रख के वहाँ पे अनुसंधान के कार्यों के लिए, कल्याण के लिए और अंटार्कटिक जो पर्यावरण की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा इस कोष को, राइट। अब बात होती है, क्वेश्चन उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम 1983 में इस संधि का एक सदस्य हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षरकर्ता देश है, ठीक है। भारत का देश है, ये अनुसंधान का केंद्र में स्थित हो सकता है, राइट। आपको पता है कि उस जगह पे नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कोई कानून का जो बनाने के भार को सौंपा गया था, राइट। उसके बाद है 14 जो हस्ताक्षर करते वाला देश है उसमें स्टेशन की स्थिति को बताना। तो ये चीज़ें एक ही चीज़ बताया जाता है कि भारत की जो अभी जो विश्व में जो भूमिका आ रही है, ठीक है, और भारत की जो विश्व में इस तरह का चीज़ें हैं, इस तरह का कानून यदि हमारे पास नहीं है, इससे पहले हम आप देख सकते हो यूएसए, रसिया, इन सारे के पास कानून है। यदि भारत के पास कानून नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को यदि कुछ होता है वहाँ पे तो भारत उसको टैकल नहीं कर सकता। जो टैकल यदि आप नहीं कर सकते तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो देखिए अंटार्कटिक क्षेत्र में क्या है, समुद्री जीव संसाधन को दोहन, अंटार्कटिका में मानव उपस्थिति से अंटार्कटिका के आसपास के प्राचीन अंटार्कटिका पर्यावरण और महासागर के संरक्षण के लिए चिंता बढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ जो चल रही है उसके लिए चिंता बढ़ा है, तो पूरा विश्व का यहाँ पे फोकस है। देखिए ये है अंटार्कटिका का क्षेत्र, ठीक है, ये साउदर्न पोल के पास है, ये पूरा का पूरा साउदर्न पोल है। तो ये मैप देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका का मैप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया।
तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था, आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, लक्ष्य मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यदि आप 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के एक गाइडेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। 1-to-1 यहाँ पे मेंटोरशिप होता है, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है। ठीक है, तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।